अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं और एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हंगू में जो कल हुआ उसमें दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में कैप्टन हमज़ा अकरम शहीद हुए हैं और उनका ताल्लुक़ ज़िला नारोवाल से था और वो इस ऑपरेशन में फ्रंट से क़यादत कर रहे थे जो कि हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लॉन्च किया था। और उससे और आज यानी कि 8 अगस्त को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई से 3 दहशतगर्द हलाक और 4 ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा ऑपरेशन रद्दुल फितना के दौरान 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया और बलूचिस्तान के इलाके कम्बेला और आसमाबाद में 68 मुरबा किलोमीटर इलाका क्लियर करवा लिया गया है। ये दावा किया है हुकूमत पाकिस्तान ने और दहशत गर्दों की पनाह गाहें ख़त्म कर दी गई हैं वहाँ पे। लेकिन अभी ये सारा मामला ख़त्म नहीं हुआ और ये चल रहा है। इसके अलावा 6 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग झड़पों के दरमियान के दौरान 10 खारिजी या दहशतगर्द उनको हलाक कर दिया गया। इसके अलावा आज़म वारसिक में फायरिंग के तबादले में फितना और खारिज के 8 जबकि दीर में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हुए। और ये इसलिए अहम खबर है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन बन रही है इस वक्त खित्ते में और जो सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दफाई मुआहिदा हुआ है उससे और बेहतर पाकिस्तान की रीजनल पोजीशन हुई है, जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन। इस दौरान पाकिस्तान के अंदर इन 2 बड़े सूबों में जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है इसको जीतना बहुत ज़रूरी है, वरना पाकिस्तान वो फ़ायदे हासिल नहीं कर सकेगा जो उसे इस रीजनल लेवरेज से मिलने चाहिए। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी, हुकूमत की कश्मीर एक्शन कमेटी पॉलिसी क्या तब्दील हो चुकी है। सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब जो मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के सियासी अमूर पे और उन्होंने एक कैंपेन आज़ाद जम्मू और कश्मीर में चलाई, इलेक्शन की, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। और इसके साथ ही ये जो बयान आया है कि कश्मीर एक्शन कमेटी के हवाले से, इससे लगता है कि शायद हुकूमत की पॉलिसी उनकी तरफ तब्दील होने जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वहाँ जो मेजॉरिटी लोग हैं उस मुजाहरे में भी वो भी पाकिस्तान के वफ़ादार हैं और कश्मीर के भी वफ़ादार हैं। उन पे बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब से। और हमारा आज का हॉट इशू होगा, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जजेस तैनाती समरी क्यों रोकी, इसकी वजह क्या है और इसके पीछे वो कौन से इख्तलाफात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कि एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है इस वक्त और हाई कोर्ट के जजेस तैनात नहीं हो सके, इसके बावजूद कि उनकी समरी आज से कोई 18 दिन पहले हुकूमत ने ईवान सदर भिजवा दी थी। वजूहत क्या हैं पूछेंगे हम रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी साहब से जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा, ख़वातीन के हवाले से पंजाब पुलिस को नई हदायत क्या दी हैं DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज के एडिटोरियल में। तो शुरू करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब ने। बहुत शुक्रिया राना सना साहब, आपने बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई है अपनी पार्टी के लिए आज़ाद कश्मीर में और आप इलेक्शन ऑलरेडी मेजॉरिटी आपकी सियासी जमात को तो मिल ही चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और इसका क्रेडिट आपको और अमीर मुकाम को जाता है। काफ़ी मुश्किल हालात थे, थोड़ा सा आप बताएंगे कि इन मुश्किल हालात के बावजूद आपने जो कैंपेन की है वहाँ पे और अभी आपने जो कहा है कि कश्मीर एक्शन कमेटी के 99% लोग वो मुहिब वतन हैं, सिर्फ 1% हैं जो फितना फसाद करना चाह रहे हैं, तो उनको किसी ने वर्गलाया है। तो क्या हम ये समझें कि अवामी एक्शन कमेटी के बारे में हुकूमत की पॉलिसी बदल गई है, अब वो कालदम नहीं रहेगी और जो 5th शेड्यूल में जिन लीडरान का नाम डाला गया था वो अब निकाल लिया जाएगा? नहीं, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कल अदम तो वो रहेंगी, वो जमातें या वो एक्शन कमेटी, और वो कल अदम रहेगी उन 1% बल्कि 0.5% लोगों की वजह से जिन्होंने वहाँ पे तशद्दुद का रास्ता अपनाया, जिन्होंने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के ऊपर हमले किए, जिन्होंने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जो है वो मुलाजमीन को जो है वो शहीद किया, तो वो तो कलअदम तो उस वजह से रहेंगे।
और उन लोगों के नाम फोर्थ शेड्यूल में या उन लोगों के जो ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज हुए हैं तो वो उन्हें जो है वो फेस करने पड़ेंगे। लेकिन वहाँ पे एक बड़ी तादाद जो कि वहाँ पे अगर यानी 5,000 लोग हैं या बहुत जब पीक वहाँ पे होता है तो 7-8 हज़ार लोग होते हैं, तो उस पे जो ये लोग जो दहशत गर्दी पे आमादा हैं, जो लोग लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, जिन लोगों ने वहाँ पे जो है वो कत्ल किए हैं, उनकी तादाद जो है वो तो यानी सैकड़ों में है, हज़ारों में नहीं है। बाकी जो लोग हैं वो बिल्कुल मासूम हैं, या तो उनमें से कुछ लोग जो है वो इनकी जो तकारीर सुन के या इनके बयानिए से जो है वो वर्गलाए गए हैं, या फिर बाज़ सूरतें ऐसी भी हैं कि उन्होंने मजबूर किया हुआ है लोगों को वहाँ पे जहाँ पे ये धरना दे के बैठे जो हैं। राणा साहब जो आप बात कर रहे हैं और जो कुछ हम पिछले कुछ महीनों में देखते रहे हैं, अगर इतनी सिचुएशन ऐसी है जैसे आप कह रहे हैं तो फिर ये इतनी ख़राब कैसे हो गई कि आप लोग वहाँ आपको इलेक्शन भी मुख्तलिफ फेजेस में करवाने पड़े। अभी कल आप वहाँ पे जलसे से भी खिताब कर रहे थे, वहाँ भी लोग आए हुए थे। तो फिर ये इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी कश्मकश, बरतानिया में मुजाहरे भी होते रहे और यहाँ पे भी इतना हंगामा होता रहा, ये कैसे मिस हैंडल हुआ? किसने किया मिस हैंडल? नहीं, वो जो बरतानिया में मुजाहरे होते रहे हैं उनके पीछे भी जो है वो जो लॉबी है उसका हमें मालूम है, और जहाँ पे भी जो फंड्स मुहैया किए जा रहे हैं उनके मतलब भी हमारे पास जो है वो एविडेंस जो है वो मौजूद है। अब ये परसों जो हवेली में जलसा हुआ है, वहाँ पे जितना बड़ा जमे गफ़ीर और जितनी बड़ी तादाद में कश्मीरी ये नारा लगा रहे थे कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये तो चौथा हिस्सा भी नहीं है वहाँ पे जो बैठे हैं पिछले तकरीबन कोई जो है वो 3-3.5 माह से वहाँ रावलाग पोर्ट में। लेकिन क्योंकि हुकूमत ने, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने उनको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और उस इलाके को क्लियर करवाने के लिए वहाँ पे ऑपरेशन जो है वो नहीं किया, ताकि मज़ीद जो है वो मज़ीद मासूम जानों का या जिन लोगों को इन्होंने ढाल बनाया हुआ है उनका नुकसान ना हो। तो उस वजह से जो है वो फिर पुंछ के जो है वो उन एरियाज़ में जो है वो इलेक्शन को विद होल्ड किया गया। बाकी एरियाज़ में जो है वो इलेक्शन ये 10 तारीख को हो रहा है, और सिक्योरिटी के बेहतर इंतज़ामात के लिए, फूल प्रूफ इंतज़ामात के लिए, ताकि ये वहाँ पे किसी किस्म की जो है वो शरारत तो आप समझते हैं कि ये इसमें अवामी एक्शन हमारे ये संदूर 2 वाले भाई हैं वो भी शामिल हैं। तो इसलिए जो है वो मरहलावार मीरपुर डिवीज़न में जो है वो 27 जुलाई को और मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 2 अगस्त को जो है वो इलेक्शन करवाया गया। तो मिस हैंडल नहीं हुआ ये इशू हुकूमत से? क्या नहीं हुआ? मिस हैंडल पिछले कई महीनों से जो चल रहा है ये अवामी एक्शन कमेटी का मसला, ये मिस हैंडल नहीं किया जब आपने मुज़ाकरा किया पिछले अक्टूबर में? इसे इंतहाई वाइजली, टैक्टफुली और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो इसको हैंडल किया गया है। और अब आप ये देख रहे हैं कि इलेक्शन जो कि एक इंतहाई नाजुक और वनरेबल जो है वो एक प्रोसेस होता है, पूरी दुनिया बीच में इन्वॉल्व होती है, लाखों लोगों ने अपना राय दही इस्तेमाल करना होता है, रैलीज होनी होती है, जुलूस होने होते हैं, जलसे होने होते हैं। तो हमने उस मरहले को जो है वो कितनी कामयाबी के साथ जो है वो अबूर किया, और अब इंशाअल्लाह मुंतखब जो लेजिस्लेटिव असम्बली है आज़ाद कश्मीर की, वो वजूद में आ चुकी है, जो आने वाले हफ्ता 10 दिन में जो है वो अपनी वहाँ पे हुकूमत कायम करेगी। और जब उनकी अपनी मुंतखब हुकूमत, अपने मुंतखब नुमाइंदे जो है वो आनाने इक़्तिदार संभालेंगे, तो वो भी इस मसले को भी जो है वो रिजॉल्व कर लेंगे, इस मसले को भी हैंडल कर लेंगे, क्योंकि मुतालबा तो उनका है ही कोई नहीं। तो आपका मतलब है कि इलेक्शन ना करवाए, वो हमने करवा दिया। ठीक है, ये
वो आपने करवा दिया। आप ये बताइए कि जो महाजरीन की सीटों का असल में मुतालबा भी था उनका, ये बज़ाहिर तो अब हुकूमत आप ही की बननी है, अक्सरियत आपको मिल चुकी है, तो आप कब तक, आपके ख्याल में 14 अगस्त जो आ रहा है यौम आज़ादी, उसको उसके इर्द गिर्द असम्बली का इजलास होगा या उसके बाद जाएगा आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली का? मेरा ख्याल है कि ये यानी 10 अगस्त का जो ये इलेक्शन का प्रोसेस है ये 11 तक मुकम्मल हो जाएगा और अगले 2-4 दिन में जो है वो असम्बली का इजलास होगा। ठीक है, तो उसमें आपकी तरफ से आपकी जमात में कितने लोग हैं जो वज़ीर-ए-आज़म के और सदर के उम्मीदवार हैं? जी, हमारी जमात में कोई भी वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नहीं है, कोई भी सदर का उम्मीदवार नहीं है। और पार्लिमानी पार्टी का जब इजलास होगा तो जिस तरह से लोगों ने इज़हार ख्याल किया है, पार्लिमानी पार्टी जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पे पार्टी के सदर और कायद मियां नवाज शरीफ को ये इख्तियार देंगे कि वो उनमें से जिसको मुनासिब समझें वो वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कैबिनेट के लिए जो है वो मुंतखब करें। ये पार्लिमानी पार्टी है कश्मीर की, वो मियां नवाज शरीफ साहब को ये इख्तियार देंगे, नाम देंगे कि इनमें से जिसको आप चाहें कर लें? ये कह रहे हैं आप? पार्टी कायद को ये इख्तियार देंगे। ऐसा ही होता है कि पार्टी लीडर को इख्तियार दिया जाता है, पार्टी लीडर जो है वो फिर, हाँ वो तो जाहिर है उनके पास ही है इख्तियार, लेकिन ये कि वो पार्लिमानी पार्टी ये करेगी ये नहीं मुझे पता था। दूसरा ये बताइएगा कि जो माजी में तो हमने देखा है कि आपका जो भी पार्टी का सदर है, उस मसला आज़ाद जम्मू कश्मीर का पार्टी का सदर ही वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार भी होता था, तो इस दफ़ा वो पॉलिसी आप बदल रहे हैं, रवायत बदल रहे हैं? वो नहीं, ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये तो रवायत तो है ना, फैसला करना वो किसी भी हक में कर सकते हैं। नहीं, कोई रवायत नहीं है इस वक्त। तो रवायत नहीं, राजा फारूक कहते थे, अभी शाह गुलाम कादर है। नहीं, रवायत कोई नहीं है। हो सकता है, अब भी हो सकता है, पहले भी हो सकता रहा है, लेकिन रवायत नहीं है। तो अभी तक इसका मतलब फाइनल नहीं हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा? जी नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपके ज़ाहिर है काफ़ी गर्मा गर्मी रही है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से, उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से भी, और धांधली के भी इल्ज़ामात बहुत लगाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, साथ उन्होंने कहा उल्टी गिनती शुरू हो गई है हुकूमत की। तो आपने उसके जवाब में ये कहा है कि उल्टी गिनती वाले भी सीधे हो जाएंगे और वो भी सीधी गिनती करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब क्या है? क्या हुकूमत के जाने की बातें हो रही थी पहले, और फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही? बिल्कुल हुकूमत कहीं नहीं जा रही, और ठीक है, ये इलेक्शन में गर्मा गर्मी होती है, तकारीर होती हैं, ऊंच नीच भी हो जाती है। जैसे ही इलेक्शन जो है वो उसका रिज़ल्ट फाइनल हो जाएगा, जो कि अब हो चुका है, अब आखिरी मरहला रहता है, तो उसके बाद जो है वो ये गिनती उल्टी जो है ये सीधी हो जाएगी, और जिसके पास अक्सरियत होगी वो हुकूमत बनाएगा, और दूसरा जो है वो अपना भरपूर तरीके से अपोजिशन का किरदार अदा करेगा। अच्छा, इसमें जो आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कुछ चीज़ों पे इख्तलाफात चल रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, मसलन उसमें एक हाई कोर्ट जजेस की तैनाती की जो समरी है उस पर अभी तक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने सिग्नेचर नहीं किए, तो उसकी क्या वजूहत हैं? और वो 15 दिन के बाद तो ऑटोमेटिकली रिव्यू में चली जाती है। सिग्नेचर मेरा ख्याल है कि वो आउट ऑफ इस्लामाबाद थे, वो वापस आए हैं, तो वो सिग्नेचर कर देंगे। अगर उन्हें किसी मामले पे कोई एतराज़ हुआ तो वो अपना ऑब्जेक्शन लगा के वापस वज़ीर-ए-आज़म को भेज देंगे, और वज़ीर-ए-आज़म उसको आइन के तहत दोबारा रिकन्सिडर करने के बाद जो है वो वापस लौटाएंगे, तो वो फिर जो है वो 10 दिन बाद प्रिज्यूम होगा कि दैट हैज़ बिन असेंटेड। तो वो एक अगर वो वापस भेजें एतराज़ लगा के तो प्रोसीजर है, वो हो जाएगा। अभी तक उन्होंने कोई एतराज़ लगाया या आपको कन्वे किया गया है ज़ुबानी या किसी और तरीके से कि ये एतराज़ात हैं उस समरी पे? नहीं, इस सिलसिले में कोई एतराज़ नहीं है, और वैसे भी ये
जो जजेस की अपॉइंटमेंट है ये को हुकूमत के हाथ में तो है ही नहीं, ये तो जुडिशल कमीशन का फैसला है। नहीं, जुडिशल कमीशन में हुकूमत के भी तो काफ़ी नुमाइंदे होते हैं, तो हो सकता है कुछ हुकूमत के नुमाइंदे जो ये हो रही है हैं अदलिया के नुमाइंदों से कम होते हैं, अदलिया के नुमाइंदों से कम होते हैं उसमें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो कोई नुमाइंदा नहीं था ना जुडिशल कमीशन में। तो मैं जो खबरें सुन रहे हैं हम, वो ये कह रहे हैं कि शायद कुछ लोग ऐसे, कुछ नाम ऐसे हैं जो लिस्ट में होने चाहिए थे लेकिन नहीं हैं। शायद ये एक वजह है सदर साहब के डिले करने की। बहरहाल जुडिशल कमीशन जो है वो एक बड़ा इंडिपेंडेंट अदारा है, उसमें जो है वो 5 जो है वो सीनियर तरीन जजेस हैं, उसके बाद 5 ही मेंबर जो है वो गवर्नमेंट के हैं, 2 मेंबर जो है वो अपोजिशन के हैं, तो 1 मेंबर जो है वो बार का है। तो वहाँ पे किसी की मोनोपोली तो है नहीं है, वहाँ पे जो डिस्कशन के बाद अक्सरियत वोट ऑफ मेजॉरिटी से जो फैसला होता है वो फैसला गवर्नमेंट के ऊपर पाबंद है। ठीक। अच्छा राणा साहब, आखिर में ये बता दें कि आपने ज़ाहिर है बड़ा मेहनत की हुई है, आप थके हुए होंगे, आराम भी करना होगा अब आपने वीकेंड पे, कि 27 सितंबर को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च ला रहे हैं पीटीआई वाले। उन्होंने कहा कि हम खैमे और वॉशरूम भी साथ लाएंगे, खाने पीने का सामान भी लाएंगे साथ। दूसरी तरफ आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। एक तरफ ये हालात हैं हमारे, और अभी कश्मीर का मसला तो चले लगता है कि अल्लाह करे हल हो ही जाएगा। और बैरूनी दुनिया में हम सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का एक दफ़ाई मुआहिदा हुआ है, पाकिस्तान की एक पोजीशन जियो पोलिटिकल लेवल पे, जियो इकनॉमिक लेवल पे बढ़ी है, और हमें अपनी मईशत को, गवर्नेंस को बेहतर करना है। लेकिन अगर ये हालात इसी तरह रहे, अब इस्लामाबाद पे वो आ गए, कश्मीर अभी सेटल हो नहीं पा रहा, पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जंग जारी है, तो ये जो हमें फ़ायद हासिल होने हैं, अगर होने हैं इस तरह के एक अलायंस के, इंटरनेशनल मुस्लिम वर्ल्ड के, तो हम ज़ाया नहीं कर बैठेंगे। बिल्कुल ज़ाया नहीं कर बैठेंगे, ये फ़वायद हासिल होने हैं, हर कीमत पे होने हैं, और ये पाकिस्तान का मुकद्दर है। और पाकिस्तान की मौजूदा जो अस्करी और कैपिटल सिटी बंद होगा, क़यादत है 27 सितंबर को, उधर दहशतगर्दी जारी है, बिल्कुल नहीं बंद होगा, खत्म ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं बंद होगा, बिल्कुल नहीं बंद होगा। कैसे? बिल्कुल खुला रहेगा। हमने आना है वैसे कि इससे पहले भी इन्होंने 2-3 दफ़ा जो है वो ये करके देखा है, तो बिल्कुल कैपिटल जो है वो ना कैपिटल का गिराव होगा, ना कैपिटल सिटी जो है वो बंद होगा। जो शरपसंद जो है वो इस मकसद के लिए आएंगे उनको कानून के तहत जो है वो उनके साथ निपटा जाएगा। रही बात के में आप उनको इस्लामाबाद हो सकता है दाखिल, तो सारी एक जी आप बाद मुकम्मल कर लें। जहाँ तक बात है KPK में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का, तो वो पूरी दुनिया को पता है कि वो हमारा दुश्मन मुल्क उसमें इन्वॉल्व है, और शायद वो खिदमत जो हम मुसलमान उम्मा के लिए सरंजाम दे रहे हैं, ये बात हम मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन देखिए ना, एक इमेज है हमारा कि हम एक रीजनल पावर बन रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे हमारे अंदर इतना अनरेस्ट हो, बन चुके हैं, लेकिन एक बलूचिस्तान इतना बड़ा सूबा, इतनी दहशतगर्दी, इस्लामाबाद को अगर आप उन्हें दाखिल नहीं भी होने देंगे तो इस्लामाबाद के अंदर बंद कर देंगे, लोगों को कंटेनर्स लग जाएंगे, क्या इंप्रेशन दुनिया को हम देंगे इस तरह? बिल्कुल ना किसी को इस्लामाबाद के अंदर बंद करेंगे, ना किसी को बाहर बंद करेंगे। कंटेनर वसी तौर पे लगाने की ज़रूरत हुई तो वो 12 घंटे बाद जो है वो उठा लिए जाएंगे। रही बात दहशतगर्दी की, तो दहशतगर्दी जब हमारा एक दुश्मन मुल्क जो है वो हमसाया मुल्क जो है वो इस बात के ऊपर तुला हुआ है और वो ये हरकतें करता रहेगा, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया को पता है कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में, लेकिन हमें ख़त्म तो हमें करनी है ना, जो है वो दुश्मन मुल्क भी अगर कर रहा है तो हमारा तो फ़र्ज उसको ख़त्म करना है जी, उसको फाइट आउट करना है और उसका मुकाबला करना है। और उसका मुकाबला पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जिस हिम्मत, तवानाई और जिस
दिलेरी के साथ और जिस कमिटमेंट के साथ कर रही हैं, वो इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं मिलती। और वो तो नेशनल एक्शन प्लान का एक ही पॉइंट है ना, बाकी 12-13 पॉइंट्स भी तो है ना जो सिविलियन हुकूमतों ने करने, बाकी वो भी क्यों सारे नहीं पा पूरे रहे? हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, सब पूरे हो रहे हैं। राणा साहब वो ये ऐसे ही हमने पता नहीं फैशन अब वो बनाया कहाँ हो हुआ रहे है। थे वहाँ। नहीं, वो बिल्कुल अच्छा? पूरे हो रहे हैं। ये हमने फैशन बनाया हुआ है। ऐसे ही हर वक्त जिस आदमी को कोई और काम नहीं रहता, वो ये तकरीर शुरू कर देता है कि जी फलां भी बैठ गया जी, ये भी हो गया जी, वो भी हो गया जी। ये फैशन बनाया हुआ है लोगों ने। ठीक है, चलें राणा साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और Thank you तमाम इश्यूज़ पर कि जो आप जैसे कह रहे हैं गवर्नेंस बेहतर होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ठीक रहेगी, और जो पीटीआई का लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद की तरफ, आप राणा साहब कह रहे थे कि उसको रोका जाएगा हर सूरत में। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू हमारा आज का है, क्या उल्टी गिनती वाले सीधे हो जाएंगे? जैसे कि कहा है राना सनाउल्लाह साहब ने, हमें ज्वाइन किया है नैयर हुसैन बुखारी साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा, पहले मैं इस तरफ आता हूँ जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, लेकिन एक और तनाज़ा चल पड़ा है हुकूमत का और सदर ममलकत का। हाई कोर्ट जजेस की तैनाती की समरी पर अभी तक सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए, और ये 20 और 21 जुलाई को जुडिशल कमीशन ने हाई कोर्ट के जजेस को रेकमेंड किया था और एक समरी भेजी गई जो अभी तक आज 8 अगस्त हो गई है, वो नहीं आई, और ना ही उसके ऊपर कोई एतराज़ लगाया गया सदर साहब की तरफ से। तो ये एक बहरान क्यों पैदा हुआ है दोनों तरफ में? देखिए साहब भाई, यू माइट हैव रेड, आज आप डॉन भी पढ़ा होगा, मुख्तलिफ जराए से बात है। मुझे इल्म तो नहीं कि रीजंस क्या थे कि साइन नहीं हुए, या इट वाज ओवरलुक, या प्रेसिडेंट साहब करना नहीं चाहते थे, तो मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन लीगल पोजीशन जो ये है, जो ये गवर्नमेंट इख्तियार करना चाहती है कि जब 18th अमेंडमेंट में आर्टिकल 175 को अमेंड किया गया, उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी थी, और उसमें 19वीं तरमीम के जरिए इफ्तिखार चौधरी ने जबरन लिखवाया कि एक डीमिंग क्लॉज थी उसमें कि अगर पार्लियामेंट्री कमेटी विद इन 15 डेज नहीं करती तो डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। और फॉर्चुनेटली मैं, वो पहली कमेटी थी, मैं उसको हेड करता था पार्लियामेंट्री कमेटी, और ये गंद उन्होंने शुरू करवाया, और गंद इस तरह शुरू करवाया कि कमेटी ने 6 केसेस को डिसअप्रूव किया। तो इन्होंने एक मुनीर भट्टी केस में रिट फाइल करा के तो पार्लियामेंट्री कमेटी के फैसले को अनडू कर दिया, और फिर टोटल हेजेमनी बन गई जुडिशल कमीशन की, और उसमें पार्लियामेंट का रोल नहीं रहा। और फिर ये अपनी मर्जी से बंदे भर्ती करते रहे, अपनी विश एंड विल पे वो भर्ती करते रहे, कोई इनपुट नहीं लेते थे, पार्लियामेंट्री कमेटी को बिल्कुल टूथलेस करके रहे। हमने एक दफा इनकी परफॉर्मेंस पे, क्वालिफिकेशन पे किया, उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट्री कमेटी इज गॉट नथिंग टू डू, इसे मेंशन किया उसने मुनीर भट्टी केस में। तो फिर जब इनकी बारी आई तो अब उन्होंने 175 को अमेंड करके पार्लियामेंट्री कमेटी खत्म कर दी, जुडिशल कमीशन को एनहांस कर दिया, नंबर अब जुडिशल कमीशन मेंबर बढ़ गया। अब वहां पे एग्जीक्यूटिव की स्ट्रेंथ ज्यादा आ गई है, जुडिशरी की स्ट्रेंथ कम है। तो इसकी बुनियाद रखने वाला, गड़बड़ वाला, वो तो मैं इफ्तिखार चौधरी को सकता है। लेकिन अब आज जो समरी डिले हुई है उसका इफ्तिखार चौधरी के सारे मसले से क्या ताल्लुक? मसला नहीं है, आई वाज गिविंग यू द बैकग्राउंड। अब बात यह है कि अभी वो प्रेसिडेंट साहब ने साइन नहीं की। अब 175 के नीचे डेमिंग क्लॉज तो है कोई नहीं, इट विल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। तो उधर ये है कि जिन जजेस की कंफर्मेशन थी, अगर वो जजेस बाय दैट डेट उनकी कंफर्मेशन नहीं होती तो दे लूज द सीट। उनका एक प्रेस्क्राइब टाइम था, 1 ईयर टाइम था, तो वो तो वैकेंसीज हो गई हैं। तो सदर साहब चाहते हैं कि कुछ जजेस कंफर्म ना हो? नहीं, इनफैक्ट बात ये थी कि जो जुडिशल कमीशन के जो मेंबर्स हैं, कुछ इन्होंने अंडरस्टैंडिंग की थी हमारे मेंबर्स के साथ, जो हमारी सिफारिशात थी, जो ये पार्लियामेंट्री लीडर से मांगते थे, वो नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दिए,
जजेस के लिए। पीपल्स पार्टी के दिए हुए नामों को इन्होंने न तो कंसिडर किया ना उनको अपॉइंटमेंट की। ठीक ठीक। और इससे पहले क्योंकि फारूक नायक हमारी नुमाइंदगी उधर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तो नाम ना लेते, नाम उनसे लिए, रिकमेंडेशन ली, और उन रिकमेंडेशन में एक भी अपॉइंटमेंट नहीं की। कितनी रिकमेंडेशन दी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? एग्जैक्ट नंबर तो पता होगा फारूक नायक को, क्योंकि वो हमारे जुडिशियल कमीशन का मेंबर है, पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रॉबेबली देयर वर इस्लामाबाद का रिकमेंडेशन, आई नो अबाउट इस्लामाबाद। बिल्कुल उनको इंटरव्यू हुआ और जो हमारा बता था ही वाज द बेस्ट। और फिर अभी ये भी आया है, क्या नाम क्या उनका? बैरिस्टर कमर सब्जवारी, ही वाज अच्छा। टॉप ऑन द लिस्ट। ठीक है जी। तो लेकिन अभी जो इधर इनके जेसीपी में जो रिकमेंड किए नाम, वो एक जो जज उन्होंने अप्रूव किया उसके बारे में करप्शन के एलिगेशन है। अच्छा है जी। हाँ, वो मेंशन जो आप जो जा अच्छा जो गई हुई है समरी, उसमें जो नाम है किसी का, उनकी बात कर रहे हैं आप? उनकी बात है, और कंफर्मेशन वालों को भी है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि तो ये तो अच्छा खासा फिर बहरान है। आप अगर आप ये कह रहे हैं कि कंफर्मेशन वाले जजेस पर भी करप्शन के इल्ज़ाम हैं, एक जिनका नाम जज तैनाती के लिए गया है उन पे भी करप्शन के इल्ज़ाम है, आपने जो नॉमिनेट किया जिनको उनको तैनात नहीं किया जा रहा, तो ये तो फिर अच्छे खासे इख्तलाफात हुए ना हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान। तो फिर क्या इसका हल क्या निकलेगा? आप एतराज़ात लगाएंगे सदर आसिफ अली जरदारी साहब? वापस भेजेंगे समरी? अगर वो वापस भेजते हैं तो they will have to reconsider it, but it cannot be reconsidered. Now point is this के under the constitution जो बंदा उसका टर्नओवर एक्सपायर कर गया, ठीक है जी, ठीक है, उसको कंफर्मेशन नहीं मिली, तो he is no more judge। ठीक है, वो कितने इफेक्ट होंगे ये वाले? वो 4 तो पेशावर के हैं, ठीक है, 2 सिंध के हैं, तो ठीक है। ये तो स्पेसिफिक टर्म है ना सर साहब, जी जी, टिल सच टाइम दे आर दी एड हॉक जजेस, ठीक है, उससे पहले कंफर्मेशन हो दे कैन कंटिन्यू, ठीक, अगर कंफर्मेशन नहीं होती टेन्योर इज ओवर। तो उन्हीं में से किसी पे करप्शन चार्जेस हैं? दैट आई डोंट नो, लेकिन ये तो आज डॉन में खबर भी है, हाँ, लेकिन एलिगेशन ये थे। लेकिन ये तो बुखारी साहब आपने जो बात की बड़ी आम बात है, इसका मतलब तो ये है कि फिर सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो समरी रोकी हुई है उसकी सॉलिड ग्राउंड्स हैं, तो वो सॉलिड ग्राउंड्स हैं, तो फिर उस पर लिख के वो वापस भेजेंगे वो सॉलिड ग्राउंड्स? कोई उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, रिपोर्ट्स होंगी जिसमें करप्शन के इल्जामात हैं कंफर्म होने वाले जजेस पे, या जो नई तैनाती हो रही है उस पे, ऐसे तो नहीं हवा में ही बातें हो रही होंगी ना? देखिए जी, एक केस इधर बड़ा मशहूर केस था, एक एडिशनल जज साहब मेमन, उसने एडमिट किया कि हमने 10 करोड़ रुपया लिया और 50 लाख मुझे मिला, उसको नौकरी से निकाल दिया गया, ठीक है। उसके साथ ये बोल टीवी वालों का वो शेख का केस था, यू रिकॉल दैट? जी 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 बिल्कुल। उसने कहा जी मुझे तो 50 लाख दिया, बाकी पैसे तो एक वकील का नाम है, एक जज का नाम है। ये बातें हैं, बार बार चल रही हैं, ये डिस्कशन दी बार। तो वो उनका नाम भी इस लिस्ट में गया है, समरी में है जजेस के लिए? यस, उनका भी नाम गया। बड़ी हैरानकुन बात है वैसे ये तो जो आप कर रहे हैं, लेकिन अब फिर निज़ाम तो मोहसिन नकवी साहब जो कहते हैं कि कोलैप्स कर चुका है, तो वो बात इतनी गलत लगती तो नहीं है अगर इस तरह के लोग भी लिस्ट में आ जाते हैं समरी में, और फिर कंफर्म होने वालों पे भी इल्ज़ामात हैं। जुडिशरी अगर हमारी ऐसी होगी तो बाकी फिर बुखारी साहब क्या हालात होंगे इस मुल्क के? कोई निज़ाम नहीं चलेगा अंसार साहब। मैं जब कमेटी का चेयरमैन था, एक बंदा जो पेशावर से इन्होंने बाद में किया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने, तो ही वाज अ नॉन टैक्स पेयर। आई कॉल्ड द कमिश्नर इनकम टैक्स, तो उन्होंने कहा जी टैक्स पेयर नहीं है। तो मैंने कहा 2 बातें, या तो ये कंसील करते हैं इनकम अपनी, सही है, या तो इसकी वकालत नहीं है, दोनों में से एक सूरत हाल है ना। बिल्कुल ठीक। तो वो तो एलिजिबल नहीं था फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज। ठीक, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सिस्टम चल इसलिए नहीं रहा कि जो लेटर स्पिरिट में आई ना उस पर अमल दरामद। ठीक है, ठीक। बुखारी साहब आखिर में सिर्फ ये बता दें, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और बड़ा धड़ल्ले से इलेक्शन लड़ा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर में। 2 ही जमातों के दरमियान बेसिकली वहाँ मुकाबला हुआ है, नून लीग के दरमियान और आपके दरमियान। गिलगित बल्तिस्तान आप जीत चुके हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो नताइज आए हैं
आपके लिए मायूस कुन है या आप ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, पब्लिकली हम थे, वी वर स्ट्रांग, हमारी बहुत सपोर्ट थी, लेकिन जो रिजल्ट अनाउंस किए उससे हमें बहुत तकलीफ हुई। उसका इजहार हमने फर्स्ट फेज पे कर दिया। फर्स्ट फेज पे हमने कहा, मेरी अपनी मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, 4 सीटें ऐसी थी कोटली की जो हमसे छीनी गई, और वो उसके बारे में हमें एतराज़ात भी दिए, और उस 4 सीट्स पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की PMLN ने, और एक कमेटी मेंबर कॉन्स्टिट्यूट के चेयरमैन बिलावल ने, जिसको मैं लीड कर रहा था। हमारी 3 मीटिंग हुई और एक डिसीजन हो गया कि जिन जिन पोलिंग स्टेशन पे जो हम 4 सीटें जिनका जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे रिगिंग हुई है, अनफेयर मीन्स यूज हुए हैं, उनमें जिन हमने एक लिस्ट दी LA 12 में 40 पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे टर्नओवर इट वाज बियॉन्ड 80%, ठीक, 99.2%। तो उन्होंने कहा जी आपकी एरिया में भी हैं, हमने कहा भी एग्री टू इट, अगर हमारे भी अननेचुरल टर्नओवर है तो इस पर रीपोल करा लें। ठीक है। इन प्रिंसिपल ये डिसाइड हो गया 1 तारीख को कि जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन का टर्नओवर बियॉन्ड 80% है, वहाँ पे ACP को रिक्वेस्ट की है, भला हम इफेक्ट होते हैं या उनका कैंडिडेट इफेक्ट होता है। ठीक है, ठीक। और राणा साहब ने ये 11-12 मीटिंग है, हमने कहा जी हम प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेके आपको बताएंगे। मैंने कहा ओके, आप अपने लीडरशिप से अप्रूवल ले ले, मैं अपने लीडरशिप अप्रूवल ले लेता हूँ। शाम 6 तक बैठ तक इंतजार करते रहे। राणा साहब भी मुजफ्फराबाद छोड़ के इस्लामाबाद आ गए, और क्या नाम है, अमीर मुकान साहब भी, मैं और कमर जमान कारा वहाँ मौजूद रहे, इनका इंतजार करते रहे। ठीक। सो बात यह है कि हम फिर मेरे चेयरमैन ने अपना मौक़िफ़ दिया मीरपुर के इलेक्शनों के बाद। उन्होंने 28 को तकरीर की, 29 को की, 30 को की। उन्होंने कहा ये मीरपुर वाला अमल ना दोहराया जाए मुजफ्फराबाद डिवीजन पे, वरना आपके तो मुजफ्फराबाद डिवीजन के जो सेकंड फेज के इलेक्शन हुए, आप उसके नतीजे से मुतमईन हैं? आप बिल्कुल मुतमईन नहीं है, उस पर भी मुतमईन नहीं है, लेकिन अब तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कोई बात नहीं की जिस तरह मीरपुर के इलेक्शन से बात की थी? नहीं, उस तरह नहीं बात की, लेकिन उन्होंने जाके जलसा किया बाद में ना काल बाग में। ठीक है। तो वहाँ उन्होंने बात की। ठीक। लेकिन मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल मैंने बात की। ठीक। कि LA 27-28 का इलेक्शन 2 तारीख को मुलतवी कर दिया गया। ठीक। फेज वाइज का ये देख लें। और LA 27 का इलेक्शन नून की खातून, मैं कैंपेन में था, वो तो 3रे नंबर पे थी, वहाँ उसका एग्जिस्ट ही करती थी। ठीक। वहाँ पे हमारा मुकाबला IPP के साथ था वहाँ पे, और 200 वोटों पे उसको जिता दिया गया। लतीफ अकबर का LA 31 है, वो जिता दिया गया। बल्कि LA 28 का इलेक्शन 4 तारीख को, ये 3 जनरल काउंसिल को हुआ, हमारा कैंडिडेट परेशान था, उसने मुझे राब्ता किया जी रिजल्ट चेंज कर रहे हैं। ठीक है बुखारी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब हमसे बात करने के वक्त। एक ब्रेक से आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल। और पंजाब पुलिस के हवाले से एक ख़बर आई है जो आज हम उस पर एडिटोरियल करना चाह रहे हैं कि DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान बड़े अच्छे ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन का रात के वक्त पुलिस स्टेशन पर रहना ठीक नहीं है, और ये उन्होंने ये बात इसलिए ये कहा, ये पहले भी था लेकिन मेरा ख्याल है बीच में शायद ये अमल रुक गया, और ख़वातीन को तहकीकात के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन में रात को भी रोका जाने लगा। और जिसकी वजह से एक जो रिसेंट वाक़या हुआ है, 2 वाक़यात हुए हैं जिसमें एक पुलिस एहलकार को मुअत्तल भी किया गया है कि लाहौर के थाना गाज़ियाबाद में एक माजूर लड़की के साथ मुबैना रेप का इल्ज़ाम है कि उनके साथ किया गया, जिसमें मुलज़म ASI को गिरफ़्तार किया गया। और फिर इसके अलावा वो भी रात को पुलिस स्टेशन में थी लड़की, और फिर चोरी के इल्ज़ाम में 2 गिरफ़्तार ख़वातीन जिनकी उम्र 18 और 20 साल थी, वो पुलिस हिरासत में इंतकाल कर गई। उनको भी थाने में रात को रखा गया, और जो ख़वातीन के उन ख़वातीन के जिनका इंतकाल हुआ है, उनके घर वालों का ये दावा है कि ये ख़वातीन को खुद ही कब्रें खोद के पुलिस ने दफना दिया। और इनकी इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो पुलिस ने बनवाई है, ख़वातीन की मौत तबई हुई है, लेकिन इस एज में 18 और 20 साल की लड़कियों की
तबई मौत कैसे हो सकती है। तो ये दो वाक़यात की वजह से जो पंजाब पुलिस की कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशानात हैं और बहुत सारी इस पर लोगों के कंसर्न्स हैं कि ये क्यों हुआ। इसीलिए DIG ऑपरेशन ने ये फौरी तौर पर ये अनाउंस किया है कि ख़वातीन को रात को थानों में ना बुलाया जाए तफ्तीश के लिए और ना ही उन्हें वहाँ पे रखा जाए। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये जराइम हुए हैं, अगर हुए हैं तो इनकी शफाफ तहकीकात ना की जाए, होनी चाहिए, और जिस जिम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी सख्त होनी चाहिए ताकि बाकियों के लिए नसीहत हो और पुलिस का नाम जो पहले बहुत बदनाम है पंजाब पुलिस का, तो कुछ तो उसमें नेक नामी आए। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।